Are we live? Yeah, Ali, we are live now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली मुराद जमाल है और मैं फाइनल ईयर आरएमयू का स्टूडेंट हूँ। और जैसे कि कल भी आपसे बात हुई थी और आपको मैंने बताया था कि मैं सिंक नेशनल रिसर्च कैबिनेट का एक मेंबर हूँ। जो हमारी सिंक वेबिनार सीरीज़ हो रही है वो आज अपने इख्तिताम को इंशाल्लाह पहुँचेगी। आज हमारा लास्ट सेशन है और उस सेशन को शुरू करने से पहले मैं हमज़ा नादिर को दावत दूँगा कि वो आके कुरान मजीद का कुछ आयात पढ़ें हमारे लिए प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जैसे कि आपने देखा कि हमारी सिंक वेबिनार की सीरीज़ की तकरीबन 8 एपिसोड्स थी टोटल, जिसमें आपको रिसर्च की सारी गाइडलाइंस जो बेसिक्स थी प्रोवाइड की गई, जिसमें आपको सिखाया गया कि इंट्रोडक्शन के रिसर्च का, रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च लिखते कैसे हैं, किस तरह से रिसर्च पब्लिश करवानी है और सब कुछ आपको बताया गया जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ऑफ रिसर्च। ठीक है, एक मेडिकल रिसर्च की क्या नेसेसिटीज़ हैं आपको सारी बताई गई। इसी तरह आपको सब टॉपिक समझाए गए और कल का हमारा जैसे टॉपिक्स था जो कि था मर्की वाटर ऑफ रिसर्च एथिक्स, जिसका पार्ट 1 कल था, जिसमें मैंने आपको रिसर्च के एथिक्स समझाए थे कि किस तरह रिसर्च करनी है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग और साइनॉप्सिस की। इंशाल्लाह 9:15 तक उम्मीद है कि ये सेशन इख्तिताम को पहुंच जाएगा और 9:15 बजे क्लोजिंग सेशन होगा जो कि जिसमें सारे टीम मेंबर्स हमारे वापस आएंगे और वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम आगे चलते हैं। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है क्या? एब्स्ट्रैक्ट एक समरी है। आप जो अपनी रिसर्च करते हैं तो आपने क्या करना है कि उस रिसर्च की एक सारा बंदा मतलब जिस बंदे को भी आपकी रिसर्च पढ़नी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव हिम अ समरी ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन योर पेपर। आपने अपने पेपर में जो लिखना है आप उसको एक समराइज फॉर्म में देते हैं ताकि वो पढ़े और उस समरी से देख ले कि क्या ये रिसर्च उसके इंटरेस्ट की है भी या नहीं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिसर्च। एब्स्ट्रैक्ट जो है आपका वो डिफरेंट जर्नल्स में डिफरेंट कैटेगरीज बताया गया है कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए, बट एवरेज जो वर्ड्स होते हैं विच यू शुड यूज़, जो आपको इस्तेमाल करने हैं वो 250 से 300 अल्फाज हैं, 250 से 300 वर्ड्स। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने का तरीका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग्स क्या हैं और किस तरह लिखा जाता है, ये सारा कुछ आज हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में बेसिकली जब भी आप लिखने लगेंगे तो उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले कि आप उसमें बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्या स्टाइल क्या होना चाहिए आपका एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में, और रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की। ठीक है, तो ये 3 बहुत अहम पहलू हैं। अगर आपको ये पता होंगे तो आपकी रिसर्च जब भी प्रेजेंट की जाती है, कहीं भी आप पब्लिश करने के लिए देते हैं ना, तो रिसर्च का जो आर्टिकल होता है उसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट आ रहा होता है। कभी भी आप पबमेड वगैरह किसी भी ऑनलाइन साइट पे भी जाएंगे ना, तो पहले आपको वो एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा जो सामने आपके खुलेगा। जब आप उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे ना, एंड फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये रिसर्च आपके मतलब की है, तो देन यू गो टू रिव्यू द आर्टिकल कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है, इस आर्टिकल में क्या है, क्या इसमें वो चीज़ें पाई जाएंगी जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं या नहीं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आपका जितना अच्छा रिसर्च का आर्टिकल हो उससे ज़्यादा अपीलिंग, उससे ज़्यादा जो है टेम्पटिंग कह लें, जो भी मतलब बहुत अपील कर रहा हो, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्विकली चलेंगे आज क्योंकि आज हमारा सेशन जो है इंशाल्लाह 9:15 तक ख़त्म करना है, तो इसलिए बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, बेसिक्स आपकी ये हैं कि आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो आप टॉपिक उठा रहे हैं रिसर्च का, दैट इट इज़ अ गुड टॉपिक। ठीक है, कि एक अच्छा टॉपिक है जिस पे आप क्वेश्चनेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट लिखने से पहले सबसे पहले कि यू हैव टू चूज सेंसिबली, यू हैव टू सेंसिबली चूज अ टॉपिक। जो आपने टॉपिक चूज किया उसके बाद आपने उसके टाइटल पे फोकस करना है। ठीक है, टाइटल आपका क्या होना चाहिए, 15 से 20 वर्ड्स का होना चाहिए, कोई फालतू चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए उस टाइटल में। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट की बेसिक्स क्या हैं? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ब्रीफ रिव्यू है, जैसे मैंने आपको बताया समरी है। ठीक है, जैसे समरी है पूरा एक लेसन है बहुत बड़ा जो कि 2-3 हज़ार अल्फाज का है, लेकिन आपने उसकी सिर्फ 250 से 300 अल्फाज में समरी लिखनी है। ठीक है, और ये आपके रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये आपके पूरे आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज़ वाई ये पूरे आर्टिकल का निचोड़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए
कभी भी हम किसी रिसर्च आर्टिकल के बारे में लिखें या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करें उसके बारे में, या कोई रिव्यूड आर्टिकल हो उसके बारे में लिखें, लेकिन उसकी अगर समरी लिखें तो उसको हम क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है, हम क्यों लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट? बेसिकली इट इज़ टू प्रोवाइड कि हम एक आसानी पैदा कर रहे हैं कि जो आपका आर्टिकल का पर्पस है ना उसको चंद अल्फाज में बता रहे हैं। ठीक है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं आर्टिकल की, जो कंक्लूजन्स हैं, जो रिजल्ट्स निकले, वो आप जो है ना सारा कुछ आप अपनी रिसर्च में जितना कुछ आपने किया है ना, बेसिकली आप उसकी एक समराइज्ड फॉर्म सबमिट करा रहे हैं ताकि वो बंदा आसानी से इसको पढ़ सके। तो ये ईज़ होती है अगले के लिए भी और आपके लिए भी, और जो बाकी पढ़ेंगे उनके लिए भी। अगर आप किसी आर्टिकल को रिव्यू करना चाह रहे हैं तो आप पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। यही इस एब्स्ट्रैक्ट की खूबसूरती है कि वो आर्टिकल का निचोड़ है। ठीक है, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने वही बताया कि आपका एब्स्ट्रैक्ट आपके आर्टिकल से भी ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और कभी भी आप किसी ऑनलाइन साइट पे खोलेंगे ना तो पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट शो होगा, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट से आपका आर्टिकल ओपन होगा। जब आप लिखेंगे कि रिव्यू फुल आर्टिकल, तो तब उसको क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आर्टिकल खुलेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, एंड यू नो दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला ही इंप्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए। किसी इंसान को भी अगर आप जज करते हैं तो आप उसके पहले इंप्रेशन से ही जज कर लेते हैं कि वो कैसा है। तो इसी तरह एक आर्टिकल को जज करने के लिए एक आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी पहली झलक से बता देंगे कि ये रिसर्च किसी काम की भी है या नहीं है। अगर तो वो किसी काम की है तो आपको उसमें नज़र आने लगेगा कि आपको आगे फर्दर इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत भी है या नहीं। और अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर आप वहीं छोड़ देंगे। तो इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत खूबसूरत है, अपीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अच्छे अल्फाज का चुनाव किया हुआ है, कोई फालतू वर्ड्स नहीं आपने चुने, तो ये अपील करेगा, या फिर ये खुद जो सारे आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे तो दे विल वांट। जब भी हम किसी ड्रामे का या किसी मूवी का ट्रेलर देखते हैं तो हम उस पे जज करते हैं कि ये मूवी कैसी होगी, उसके बाद बंदा वो मूवी देखता है। तो इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट इज अ ट्रेलर। अगर आपका ट्रेलर अच्छा है तो फिर आपकी वो पूरी मूवी पे जाएगा। तो इसी तरह अगर आप एब्स्ट्रैक्ट आपका अच्छा होगा ना तो वो पूरा आर्टिकल आपका पढ़ेगा, वरना कोई आपका आर्टिकल पढ़ना जो है बॉदर भी नहीं करेगा। ठीक है, और फिर आपको हेल्प्स यू टू स्टैंड आउट एंड गेट साइटेड कि इस तरह आपको जो है वो, अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट बाकी एब्स्ट्रैक्ट रखे हुए जो उनसे अच्छा है तो जाहिर है यार वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी तारीफ भी करेंगे और वो पब्लिश भी ज़रूर करेंगे अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट इतना अपीलिंग होगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एब्स्ट्रैक्ट की बेसिक्स क्या हैं। एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के लिए डिफरेंट होते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की जाती है जिसके लिए हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं और उन्हीं का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आज उन्हीं की बात करूँगा। ठीक है, और रिव्यू आर्टिकल्स का अलग होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल्स का अलग एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये बात करी जा चुकी है एक सेशन में पहले भी। ठीक है, स्टडीज़ के डिफरेंसेस वगैरह सारा कुछ आपको डिटेल में समझाया जा चुका है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट की दो टाइप्स हैं, एक होती है इन्फॉर्मेटिव, एक होती है इंडिकेटिव, जिसमें पैराफ्रेजिंग की जाती है, जिसमें आपने हेडिंग्स दे दे के लिखना है। जो हमारे यहाँ चलता है, जो हमारे यहाँ रन करता है, वो है इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और एक होते हैं इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स क्या हैं, जिसमें ओरिजिनल आर्टिकल को आप पैराफ्रेज करते हैं। ठीक है, जिसमें उसका टोन और कंटेंट मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसमें से मेन जो आपने बल्क है, ठीक है, वो निकाल दिया। जैसे अगर आप कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स अगर निकाल देंगे तो वो इट विल नॉट अपील एनीवन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कभी भी आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो उसमें वो मेन चीज़ें सारी होनी चाहिए। जैसे खाने के लिए नमक ज़रूरी है, मिर्चें ज़रूरी हैं, तो ये आर्टिकल के अंदर सारा कुछ वो आपने अज्जा डालने हैं जो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, जो किसी के लिए, किसी को मतलब अच्छा लगे, ताकि वो देख के आगे आपका आर्टिकल पढ़े। ठीक है, अब वही बात जैसे मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ज़्यादा होती है तो उसके लिए करना है। ठीक है, और इसका एक इसके अंदर हम क्या-क्या लिखते हैं, बेसिकली हम इसमें लिखते हैं हेडिंग, टाइटल क्या है रिसर्च का, आपका पर्पस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की है, रिजल्ट्स क्या थे और फिर कंक्लूजन्स क्या थी। ठीक है, इसको हम बाय एंड बाय सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं लिखा जाता, इसमें पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें पूरा आर्टिकल लिखा जाता है, इसमें हेडिंग्स नहीं बनाई जाती। ये बेसिकली एडिटोरियल्स, बुक्स और न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स इस तरह के लिए लिखा जाता है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो बेसिकली इट्स नॉट अवर बेसिक कंसर्न। इसमें बैकग्राउंड होता है, पर्पस होता है और आर्गुमेंट्स होते हैं टेक्स्ट के अंदर। लेकिन इसका हमारे जो मेडिकल की रिसर्च है, ज़्यादातर जो जर्नल्स में हमने सबमिट कराना था, दैट इज़ एन इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टाइल। अब दूसरी चीज़ आ गई, स्टाइल क्या होना चाहिए आपके एब्स्ट्रैक्ट का,
कि एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ कैसे है, उसमें क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या ज़रूरियात हैं, क्या उसके मादे हैं ज़रूरी, और क्या चीज़ें आपने लिखनी है और क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं लेके इसको। सबसे पहले जी, हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि वी आर गोइंग टू बी यूजिंग इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। हम ज़्यादातर इंडिकेटिव नहीं, इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, और मोस्टली हमारी जो रिसर्च होती है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं। तो इसीलिए मैंने बताया जो रिव्यूड आर्टिकल्स होती हैं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज़ हैं, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट, जो कि पुरानी शायद रिसर्च जो हमारी सीरीज़ हुई है उसमें ये शायद नहीं बल्कि यकीनन बता दिया गया होगा कि उनका मकासद क्या है, मतलब क्या है। लेकिन आपने जो करनी होती हैं वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं मोस्टली, तो उनका एब्स्ट्रैक्ट भी इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे। स्टाइल के अंदर जो 4 कंपोनेंट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपने लिखने हैं। एक तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लाइक व्हाट इज़ द पर्पस, कि आपने क्या पर्पस था आपका स्टडी करने का, ठीक है। दूसरी मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी को आपने सिंपल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि व्हिच टाइप ऑफ मेथड्स हैव यू यूज्ड, और आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया था, थोड़ा बहुत बताना होता है। फिर आप रिजल्ट्स पे आते हैं। रिजल्ट्स पे आपने डेमोग्राफिक डिटेल्स को इग्नोर करना होता है इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर द प्रेवलेंस टाइप ऑफ स्टडीज। अगर तो आप प्रेवलेंस कर रहे हैं, अगर आप कर ही जेंडर स्पेसिफिक स्टडीज रहे हैं, तो फिर तो आपको रिजल्ट्स में ऑब्वियसली मेंशन करना है डेमोग्राफिक डिटेल कि ये मेल में ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा है, किस एज में ज़्यादा है। बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक डिटेल्स, देन यू कैन इग्नोर इट, ठीक है। आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप उसको हटा सकते हो अपने आर्टिकल से, आप ना लिखो उसको रिजल्ट्स में। जो आपका बेसिक रिजल्ट है ना वो लिखो, जो आपने बात पहुंचानी है। फिर कंक्लूजन्स के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं। एक आपने बताना है कि व्हाट वाज द एम ऑफ योर स्टडी, आपने ये की क्यों है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका पर्पस क्या था, और एक होती है आपकी आखिरी जो है जो उसी में बताना है। फिर उसके बाद कंक्लूजन्स में एक और कंपोनेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेडिंग्स क्या-क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको चाहे तो चाहे आप हेडिंग्स के तौर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो विदाउट हेडिंग पे लिख सकते हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया सेट हुआ है ना कि आपने 5-6 चीज़ें डालनी है, वो आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना उस चीज़ को कि क्या चीज़ें आपने लिखनी ही लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है, ठीक है। अगर आप टाइटल ही लिख देंगे ना कोई 25 से 30 या 30 से 35 अल्फाज का, तो 250 अल्फाज का टोटल आपने आर्टिकल लिखना है, 300 अल्फाज का, जिसमें से 30 से 35 अल्फाज आपका सिर्फ टाइटल खा गया। तो बी अवेयर अबाउट इट कि आपका टाइटल 15 से 20 अल्फाज से ज़्यादा का ना हो, ठीक है। टाइटल के बाद आपने इंट्रो लिखना है। इंट्रो में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आपके रिसर्च के, बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि रिसर्च जो है, आपने पर्पस लिख दिया। उसके बाद आपने लिखना है कि रिजल्ट्स क्या थे। मेथोडोलॉजी पहले लिखनी है, फिर रिजल्ट्स लिखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर कंक्लूजन की कंक्लूजन क्या है आपकी, बेसिकली ये बताना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने जो है मैंने बताया जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड कितनी ज़्यादा है कि एब्स्ट्रैक्ट हमेशा आपके स्टार्ट ऑफ योर मेन टेक्स्ट पे लिखे जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ये करते हैं कि आप पूरा आर्टिकल लिख लें, उसमें से चंक्स चूज़ करके आप एंड में अपना एब्स्ट्रैक्ट लिख लें, बट इट्स ऑल अपॉन यू, सब आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो अपना एब्स्ट्रैक्ट पहले लिख लें, आप चाहें तो अपना एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल के बाद लिखें, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आते हैं जी रेफरेंसेस। आर्टिकल में तो आपने रेफरेंस देने ही देने होते हैं, जैसे हमने बात की थी, और कल प्लेजरिज्म की भी बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने कभी भी आपने नहीं लिखने, रेफरेंस नहीं देने, लेकिन आर्टिकल में आपने रेफरेंस देने ही देने हैं। आर्टिकल में रेफरेंस देने हैं, और कभी भी आपने उधर से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना। कितना बड़ा गुनाह है और कितनी बड़ी सज़ा है, मैंने कल आपको बताया था। तो आपने क्या करना है, रेफरेंस एब्स्ट्रैक्ट में तो कभी भी यूज़ नहीं करना। एब्स्ट्रैक्ट में आप कभी रेफरेंस यूज़ नहीं करते, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपने कहाँ से चूज़ किया है। लेकिन वही बात यहाँ भी, अगर आप चूज़ नहीं करें तो आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टाइल पे। स्टाइल में क्या, मैंने अभी बताया था लेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए, जो मैंने बताया 250 वर्ड्स मोस्टली इट इज़। लेस भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेकिन 250 टू 300 इज़ आइडियल। वेरीज अकॉर्डिंग टू जर्नल, ठीक है। जर्नल अगर कोई ज़्यादा डिमांड करे तो आप ज़्यादा वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, और कम का तो कम का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स बेसिकली होते हैं कि ये वो स्पेशल वर्ड्स हैं, जब आप पबमेड पे लिखें तो आपका आर्टिकल जो है उसी से फ़ौरन सामने आ जाए, ठीक है। जैसे अगर आपने एंटीबायोटिक की किसी रिसर्च की है ऊपर, तो आप एंटीबायोटिक लिखें उसका कीवर्ड, तो फिर एंटीबायोटिक फ़ौरन सामने लिखा पाएगा। लेकिन अब ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से वो वर्ड्स उठा सकते हैं। कीवर्ड्स की मैश टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। मैश का मतलब ये है कि मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, ठीक है।
तो मेश टर्मिनोलॉजी का एक लिंक है, मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, कमेंट्स में भी डाल देंगे और अभी आगे भी आएगा अगली स्लाइड में, उसमें आपको पता लग जाता है कि दिस वर्ड कैन बी यूज्ड एंड दिस वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने कीवर्ड जो यूज करने हैं, कीवर्ड जो लिखने हैं अपनी रिसर्च आर्टिकल में 3 से 5 होने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए कि जो बहुत अच्छे हों और आपकी रिसर्च को आसानी से बता रहे हो कि क्या है उसके कीवर्ड्स, ठीक है। मेश टर्म्स, ये देखिए मैंने बता दी कि मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स को कहते हैं, ठीक है। ये डिसाइडेड हैं टर्म्स कि क्या क्या होनी चाहिए और ये आपको मिल जाती है मेश टर्म्स। ये जो साइट लिखी हुई है इसको नोट डाउन कर लें, आपको यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी वर्ड्स की, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, इस रिसर्च को आप देखेंगे, इस रिसर्च में ये देखें कि ये रिसर्च हमजा नादिर की ही है, ठीक है, की हुई, और वो जो लिखा हुआ है कि इन विट्रो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्राइटरपेनॉइड्स एंड देयर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विद एंटीबायोटिक अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। बेसिकली अब आप ये देखिए कि उसने आर्टिकल का टाइटल कितना, मतलब 15 से 20 वर्ड में हैज डन इट, ठीक है। अब आगे जब एब्स्ट्रैक्ट शुरू करा है तो हेडिंग्स वही जो आपको बताई थी, वही ऑब्जेक्टिव्स हैं, मटेरियल एंड मेथड्स हैं, रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं और कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कीवर्ड्स में कितने अच्छे कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं ये आप देख सकते हैं कि कॉमन कीवर्ड्स हैं जिससे आपकी रिसर्च आसानी से ढूंढी जा सकती है, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। उसके बाद साइनर्जिज्म, ट्राइटरपेनॉइड्स। तो इसका मतलब पता लग रहा है ना आपको कि क्या एसेंशियल्स हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, और ये उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और फिर मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजी अगर आप देखें ना, तो उसमें भी उसने बताया हुआ होगा कि उसने किस चीज़ पे स्टडी की थी, किस तरह से इंपॉर्टेंट और कितना प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव के अंदर कभी भी आपने टाइटल को उठा के नहीं डाल लेना होता कि अगर आपने, अभी मैं आगे बात एक्सप्लेन करूँगा कि ऑब्जेक्टिव और टाइटल शुड नॉट बी सिमिलर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने बात अलग तरह से लिखनी है और टाइटल अलग होना चाहिए। अगले रिसर्च, ये मेरी रिसर्च है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमने की थी रिसर्च जो कि थी एक्सप्लोरिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन एजेंट्स कॉजिंग यूटीआई इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी आप देखें एब्स्ट्रैक्ट में वही सारी डिटेल्स हैं, बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्टिव है, मटेरियल एंड मेथड्स हैं, रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है और कीवर्ड्स हैं। अब अगर आप यहाँ के रिजल्ट्स पे फोकस करें, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमन था, कौन सी ड्रग ज़्यादा रेजिस्टेंट है, कौन सी ड्रग कौन सी इफेक्टिव है, मैक्सिमम मिनिमम वाला लिख दिया। बट मैंने सारे जो डेमोग्राफिक डिटेल थे, जैसे कि मुझे पता तो था कि फीमेल्स में कॉमन, बट मैंने यहाँ पे लिखना गवारा नहीं किया क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखता तो वो एब्स्ट्रैक्ट बहुत लंबा हो जाता, और ये उनको भी बात पता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट में फुल डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आपने मेथड्स के अंदर ये नहीं लिखना होता कि आपने रिसर्च फॉर्म, जैसे अगर आप कह रहे हैं तो आपने एक दफ़ा बनाया, फिर दूसरी दफ़ा बनाया, फिर तीसरी दफ़ा बनाया, नहीं, बार बार आप ये लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आई रिवाइज्ड माई फॉर्म मेनी टाइम्स एंड फाइनली कंक्लूडेड टू अ फाइनल फॉर्म। फिर आपने उसको एक सेंटेंस में कंपाइल करके लिखना है और फिर आपने बताना है कि ये हमारा फाइनल फॉर्म ये था, जिसको अटैच भी करना होता है साथ, ठीक है जी। रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, रिकमेंडेशंस, अच्छा, हाउ टू राइट पर्पस इन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, स्कोप क्या था और क्या रीज़न थी कि आपने रिसर्च कंडक्ट की। मैंने अभी बताया है कि टाइटल्स को दोबारा से रिपीट नहीं करना, बिल्कुल ये हरकत नहीं करनी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, टाइटल इसका क्या है, एवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे सेम टाइटल है एंड इफ यू गो टू एब्स्ट्रैक्ट तो उसकी देखिए क्या है, उसमें यही ऑब्जेक्टिव बताया हुआ, स्टडी ट्राइज टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इज देयर एनी डिफरेंस, नॉट एट ऑल। वही बात ऊपर लिखती, निचोड़ के घुमा फिरा के वही बात नीचे लिखती, तो दिस इज समथिंग वियर्ड, नहीं सही, और ये आपकी इस बेस पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज अ टोटल क्रॉस, ठीक है, इसलिए क्रॉस लगा। हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, कि रिकमेंडेशंस में ही देखें कि क्या करना है। एग्जांपल टाइटल, एवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ठीक है, यही टाइटल था। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में ना, अब बिकॉज देखिए, अब यहाँ पे अब उसने स्मोकिंग के बारे में ये तो नहीं लिखा हुआ था कि वो वीकली स्मोकिंग करता है, मंथली करता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि स्टडी ट्राइज टू मेक द इफेक्ट ऑफ, उसने प्रिसाइज कर दिया डेली स्मोकिंग ऑन डिजीज फ्री सर्वाइवल, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ मेजर टर्म। उसकी पर्सनल लाइफ आ सकती है, ठीक है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक लाइफ आ सकती है, तो उसने सारों को एलिमिनेट किया और फिर आपने प्रिसाइजली इसको एक्सप्लेन किया कि आपका एब्स्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डिजीज फ्री सर्वाइवल देखना और किसके, डेली स्मोकिंग के इफेक्ट्स में, ठीक है। ये कैरेक्टरिक है आपका, ठीक है। वी शुड मूव फॉरवर्ड। हाउ टू राइट मेथडोलॉजी, अच्छा, अब वही बात जो मेथड यूज किए ना,
अब ये नहीं कि आप बताएं कि हम HFH गए तो हमने होली फैमिली हॉस्पिटल में ये मेथड देखे, हमें अच्छे लगे, फिर हम BBA लिए। नहीं, जो मेथड आपने चूज किए उसको प्रिसाइजली 2-3 सेंटेंस में लिख डालेंगे, वी यूज दिस मेथड, ठीक है, हमने इस तरह से किया और हमने इस तरह से इसको फॉर्मेट किया था, ठीक है, सारा कुछ लिखते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब मेथडोलॉजी के अलग अलग है, कोहॉर्ट स्टडी है तो आपने अलग तरह से लिखना है, अगर केस कंट्रोल है मोर और लेस वैसे दे आर सेम, ठीक है, तो और अगर आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो अलग तरह से। बेसिकली आपने सबसे पहले क्राइटेरिया लिखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपने जिन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया तो व्हाट वाज योर क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूडिंग देम, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ पेशेंट क्या था, कौन सा हॉस्पिटल था, मे बी इट इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, मे बी इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मे बी इट इज अ लैब, प्राइवेट लैब, तो आपने कहीं से भी डाटा, क्या वो हिस्टोपैथ के सैंपल से कोई से आपने उठाए थे, तो आपने सारी डिटेल थोड़ी थोड़ी मेंशन करनी। फिर मेथड्स ऑफ सिलेक्शन कि आपने सेलेक्ट कैसे किया, किस बेस पे सेलेक्ट किया, उनको किस बेस पे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इंक्लूजन क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा बताना होता है कि क्या किया। अब फिर आपने बताना है कि आपने फॉलो अप कैसे किया उसको, लेकिन जस्ट राइट इन 5 to 6 लाइंस, ओके। अब इसी तरह केस कंट्रोल स्टडी में भी देख लें, मोर और लेस दे आर सेम, ठीक है, बस ये आपने बताना है, इसमें एक्सप्लेन ये करना है कि केस और कंट्रोल जो आपने दो ग्रुप बनाए तो आपने उनको कैसे बनाया, आपने कैसे रखे, इसमें सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट है जो आपने ख्याल रखना है, ठीक हो गया। अब जी, अब है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की कैसे लिखनी है मेथडोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही बातें हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सोर्स क्या था पेशेंट का और मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या था, इसी में भी वही बातें लिखनी है। बेसिकली हमारे यहाँ ज़्यादा यही होती है, इसलिए चलते हैं। अब आ जाते हैं हम कि हर स्टडी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि आउटकम्स क्या निकलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स, या तो हम उसका रिजल्ट देखते हैं या तो हम देखते हैं कि हाउ मच इफेक्टिव इट वाज। आउटकम्स का मतलब ये कि ये चीज़ इफेक्टिव थी, कोई ड्रग लेने कोई चीज़ लेने, क्या ये इफेक्टिव थी या नहीं थी इफेक्टिव, ठीक है। तो अब हम उसको एंड में ये डाल रहे होते हैं। और स्टैटिस्टिकल टूल्स के अगर तो उसमें स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, जो सारी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर दी गई, अगर वो फाइंड करनी है तो स्टैटिस्टिकल टूल्स ये अप्लाई करने हैं और वहाँ आपने ये फाइंड करनी है चीज़, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे कि यहाँ देखिए ये भी हमज़ा की स्टडी है जिसमें उसने एक सैंपल दी हुई है और एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। कंट्रोल ग्रुप में उसने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, डिजीज्ड ग्रुप में अलग से एक्सप्लेन कि व्हाट वाज देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पेशेंट्स, की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था पेशेंट का, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है और फिर यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लें कि जो आपकी फॉरेन डिजीज ग्रुप के बाद लिखा हुआ है ना, ऑल 452 पेशेंट्स हैड डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, कहीं पे भी उसने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि हाउ मेनी ऑफ देम वर मेल्स एंड हाउ मेनी ऑफ देम वर फीमेल, या हाउ मेनी ऑफ देम वर चिल्ड्रन और हाउ मेनी ऑफ देम वर एजेड। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट एक बिल्कुल प्रिसाइजली लेंथ में है जितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बात यही है कि उसकी मेथडोलॉजी है जो कि लिखी हुई है, ठीक है, इसमें उसने सारी डिटेल लिखी हुई है, कहाँ कंडक्ट कराई, डेट क्या थी, उसके बाद उसकी इकोकार्डिक जो ग्राफिक फाइंडिंग्स थी, ठीक है, कितने नॉर्मल थे कितने एबनॉर्मल थे, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। लेकिन जब आप अगले ही लम्हे अगले पेज पे जाएंगे तो इसके आगे ही था कि एब्स्ट्रैक्ट में उसने, आई मिस द स्लाइड में भी, हाँ ये था मेथडोलॉजी और यहाँ पे उसने जो है मिस कर दी है चीज़ें जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन की नहीं है बहुत ज़्यादा सी, ठीक है। तो ये उसने एब्स्ट्रैक्ट में डालनी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल मिनिमाइज है और जितनी ज़रूरत के मुताबिक है ना उतनी डालनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ टू राइट द रिजल्ट्स इन एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। रिजल्ट्स कैसे लिखने, अब आपने कोई लंबे चौड़े प्रोसीजर पे नहीं चले जाना, आपने जस्ट रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट में कैसे लिखना है कि कंसाइज होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए कि जितनी इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड की जा सके। बट 1-2 लाइनों में रिजल्ट कंपाइल करने, 2 या 3 में करने, टेबल्स और उस वो एब्स्ट्रैक्ट में नहीं बनाने होते, ना टेबल्स बनाने हैं, ना आपने चार्ट्स बनाने हैं, ना पाई चार्ट्स, ना ग्राफ्स, ठीक है। ये सारे आपने आर्टिकल में एक्सप्लेन करने हैं। अच्छा, अब जी यहाँ ही बात है कि वही बात बताया कि रिजल्ट सेक्शन जो होता है ना वो हार्ड होता है किसी भी एब्स्ट्रैक्ट का। यहाँ पे बहुत वर्ड्स आपने इकोनॉमिकली मतलब कि बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने, कम इस्तेमाल करने और रेलेवेंट इस्तेमाल करने, जो कि आपकी स्टडी से रेलेवेंट हो। फजूल में आपने सारे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर देने जिसकी वजह से आपका आर्टिकल लंबा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्स रेट्स डिफर्ड, नहीं अभी ये देखिए ये 2 तरीके हैं, ये वाला तरीका सही नहीं, अब जो आगे आएगा ना वो सही तरीका है। जैसे कि रिस्पॉन्स रेट डिफर्ड सिग्निफिकेंटली बिटवीन डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट, इट वाज हायर इन नॉन डायबिटिक, एक ये तरीका है, बट दिस इज नॉट राइट वे। अगर देखिए यही बात अगले ही जो है ना पेज पे लिखी हुई है कि अगर इसको इस तरह से लिखा जाता ना
रिस्पॉन्स रेट वाज हायर इन नॉन डायबिटिक एंड देन इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो यही बात, और साथ उसने रेशियो भी दे दी, कितना अच्छा ब्रैकेट में डाल दिया कि उसकी पी वैल्यू भी लेस देन 0.055 है और इट इज 49% वर्सेस 30%। तो ये दिस इज द करेक्ट वे जिसमें आपने फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और जिसमें आपने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं छोड़ी, आपने सेंटेंसेस नहीं बनाए, यू जस्ट मेड अ वन सेंटेंस एंड यू आपने उसको बिल्कुल इंफॉर्मेटिव बनाया, अगले के लिए इजी बनाया, वो पढ़ के इसको आराम से समझ सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने अभी बताया डेमोग्राफी मैच नहीं करनी, एज निकाल दें, जेंडर निकाल दें, ये वाली चीज़ें आपने निकाल देनी है एब्स्ट्रैक्ट में लिखने से। ठीक है, लेकिन अगर वही बात माइट वेरी फ्रॉम स्टडी टू स्टडी, जैसे कि अगर इम्पोर्टेंट है इसको मेंशन करना क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में, जैसे कि आप प्रेवलेंस स्टडी कर रहे हैं तो आप बताना पड़ेगा, अगर आप स्टडी इस बात पे कर रहे हैं किस जेंडर में ज़्यादा कम्युनिटीज, दैट इज़ अनदर फैक्टर। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे कंक्लूजन्स कैसे लिखनी। सॉरी, कंक्लूजन्स कैसे लिखती हैं कि आपने जो है ना कंक्लूजन को भी एक दो लाइनों में उसमें आपका टेक होम मैसेज होना चाहिए कि आप बात बताना क्या चाह रहे थे, आपने रिजल्ट अपनी रिसर्च के बता दिया, अब आपने एक टेक होम मैसेज भी तो देना है ना, ये फलाना ड्रग इफेक्टिव है या नहीं, आपने ये बताना तो आप लिखो कंक्लूजन में क्या है वो, मतलब यू डोंट हैव टू राइट कि आई वाज ट्राइंग टू टेल, बट आप लिखोगे कंक्लूजन ये है कि ये ड्रग इफेक्टिव है। जैसे कि आगे आएगा, इसमें आपने बताना है कि देखें, एक आपने कंक्लूजन देनी है और साथ ही आपने उसका रेलिवेंट पर्सपेक्टिव देना है, जिससे इसका यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, पहले आपने बताना है कि आपके रिजल्ट की फाइंडिंग क्या थी और फिर आपने बताना है कि इसका रिलेटिव पर्सपेक्टिव क्या था। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बात है ये है लेफ्ट एट्रियल डायमीटर, नीचे जो है ना ये एक रेशियो है बेसिकली, उसमें बताया है कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन के बारे में बताया है कि अगर एलईडी बढ़ेगी तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन बढ़ेगा, अगर वो कम होगी तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन कम होगा लेफ्ट एट्रियल डायमीटर। तो अब आप बताएं कि लाइक उसने इसमें जो ब्लैक में मेंशन है ना कि लेफ्ट ये जो रेशियो स्पेसिफिकली ये प्रेडिक्टिव है डायस्टोलिक डिसफंक्शन की, ये आपने बताना था, ये आपकी फाइंडिंग थी। ठीक है, और उसके बाद पर्सपेक्टिव क्या था कि भाई ये जो है यूज की जाती है असेस करने में डायस्टोलिक डिसफंक्शन, तो इसलिए आपने ये अपना पर्सपेक्टिव भी बता दिया। कंफ्यूजन में दो चीज़ें आ गई। ठीक है, एक फाइंडिंग और एक हो गया पर्सपेक्टिव, और ये दोनों को मिलाकर हम कहेंगे दिस इज अ टेक होम मैसेज। ठीक है, अब जैसे कि हमें ये बात बताई गई थी, अब ये बात हमारी फाइंडिंग थी कि जो ट्राइटरपेनॉइड्स हैं वो वीक है। ठीक है, वीकन एंड देन एंटीबायोटिक्स, लेकिन अगर उनको साइनर्जिस्टिकली यूज किया जाता है ना किसी और ड्रग के साथ तो वो इफेक्टिव हो जाती है, जो कि हमजा की स्टडी है और उसने हमें बताया ये बात। तो ये उसका पर्सपेक्टिव है कि उसने बताया है कि किसके खिलाफ मार्कली जो है वो स्टेफ ऑरियस के खिलाफ जो इन्फेक्शन होती है, तो ये उसका पर्सपेक्टिव था। और फाइंडिंग क्या थी कि अगर इसी ड्रग को किसी और ड्रग के साथ मिला के देते तो इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, और इसका पर्सपेक्टिव क्या था कि ये मैक्सिमम अगेंस्ट किसके काम करते, स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन। अच्छा, बाकी अगर आपने गाइडलाइंस रीड करनी हो तो दो तरह से अवेलेबल है, एक इक्वेटर नेटवर्क पे है और एक है HMI स्ट्रोक गाइडलाइंस, यहाँ पे आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अभी हमने ये बात की है सारी एब्स्ट्रैक्ट की जो कि 250 से 300 वर्ड्स पे कंसिडर करता है, जिसमें आपने अपना बेसिकली रिजल्ट सब कुछ बताना है। मैंने आपको 6 हेडिंग्स बता दी हैं जो कि आपने फोकस में रखनी है, जो आपके आर्टिकल का निचोड़ है। एक चीज़ होती है साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस क्या है, हमारे बहुत सवाल आता होता है। साइनॉप्सिस बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जब आपके दिमाग में आइडिया आया है ना तो आप इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को भेजते हैं कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो साइनॉप्सिस 1000 से 1200 वर्ड्स का लिखा जाता है बेसिकली, और साइनॉप्सिस में आपने अपने आर्टिकल की डिटेल्स देखनी होती हैं। ऑब्वियसली अभी आपने ना आर्टिकल स्टार्ट किया है, उससे क्या होता है कि आपको डेटा जो वो रिक्वायर्ड होता है उसके लिए मे भी आपको अगर फंडिंग चाहिए आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको डेटा इजीली मिल भी सकता है, उसके लिए इजाज़त आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अगर आपके पास वो ऑलरेडी मौजूद हो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का एक सर्टिफिकेट, और अगर आपने वहाँ से एक्सेप्ट करा ली तो बहुत ईजी पाथवे बन जाएगा आपकी रिसर्च के लिए। तो उसमें जो बेसिकली हेडिंग होंगी ना उसमें आपने रिजल्ट्स और कंक्लूजन तो लिख नहीं सकते, बिकॉज अभी आपने रिजल्ट्स क्लियर कहाँ करने हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको लिखना है जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना है अपने रिसर्च का, कि आप करना क्या चाहते हैं, टाइटल लिखना है और इंट्रोडक्शन में अपनी डिटेल्स लिखनी है, जो आप डिटेल से लिखें इंट्रोडक्शन अपना, और मेथडोलॉजी भी डिटेल्स कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और स्टडी को आप किस तरह से सक्सेसफुल बनाएंगे वो आप सारा लिखेंगे मेथडोलॉजी में। बट इसमें एक बात का ख्याल है कि जो साइनॉप्सिस का इंट्रो होता है उसमें आपने रेफरेंसेस फॉर श्योर यूज करने हैं। 9 से 10 रेफरेंस आराम से यूज किए जा सकते हैं इंट्रोडक्शन फॉर द साइनॉप्सिस लिखने के लिए। ठीक है,
तो ये बात का आपने ख्याल रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट, साइनॉप्सिस और जो मेन आर्टिकल है ना, उसका फ़र्क क्या है बेसिकली। तो ये हमें आज समझ आ गई होगी, उम्मीद है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल सेशन था आज का, जो कि थैंक यू सो मच, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। और इसके बाद एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स पैनल में से हमज़ा नादिर हैं, जो कि माशाल्लाह यूएचएस के टॉपर भी रह चुके हैं, उन्होंने, मिशाल फातिमा ने, सैयद मोहम्मद जवाद ज़ैदी ने, हमज़ा वक़ार हमारे बैच 42 के बहुत रिनाउंड सीनियर हैं, ठीक है, आरएमयू के। तो और उसके अलावा बहुत से अमेजिंग डॉक्टर्स का पैनल है, जिसमें डॉक्टर नादिर शामिल हैं, जो कि बहुत सर्जरी के एक अमेजिंग प्रोफेसर हैं आरएमयू के, ठीक है। डॉक्टर गुलाम शबीर शामिल हैं। तो ये सब जो हैं माशाल्लाह इनका पैनल है, जिन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जो कि है www.datapoint.ga। यानी कि अगर आपको मसला हो रहा है, आपको डेटा एनालिसिस की, अब भी वैसे तो आप समझ आ जानी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको डेटा एनालिसिस करवाया जाए, समझाया जाए और डेटा एनालिसिस इजीली आपको करके दे दिया जाए, तो इट्स जस्ट अ पेड साइट और यहाँ पे आपने जाके पेमेंट करनी है एंड देयर इज़ अ लिंक और आप जाके ईज़ी पैसा करें और वहाँ पे आपको रिसर्च के बारे में जो है, एक तो इतने बड़े-बड़े नाम आपको मिल जाएँगे कि जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। दूसरा ये कि फिर वहाँ पे अगर आप अपना डेटा आप अपडेट कर देंगे ना, तो फिर ये होगा कि आपका डेटा एनालिसिस भी हो जाएगा और आर्टिकल भी लिखा जाएगा और रिव्यू करके भी दिया जाएगा। तो ये आपका किया जा सकता है काम। फिर बता देता हूँ www.datapoint.ga ये साइट है और अगर आपने इनको ईमेल करना है तो datapoint.ga@gmail.com। इनका नंबर भी मेंशन है 0311 799 321, ठीक है। तो ये एक बहुत अमेजिंग साइट है, इससे आपके बहुत से काम आसान हो जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर कंसिडर करें और अगर आपने अपना काम आसान बनाना है डेटा रिसर्च एनालिसिस के लिए, आर्टिकल राइटिंग के लिए, तो डू कंसिडर देम, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हमारा सेशन आज का ये ख़त्म होता है और अब मैं अपने जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ बाकी सारे भी, और हमज़ा नादिर को दावत दूंगा कि वो क्लोजिंग सेरेमनी करें। और जो इस सब के जो हेड हैं, जो अली हसन मलिक, जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो वो आके आपको क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे इसकी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा फाइनल सेशन। हम आज हमारा सेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला सेशन भी है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू दिस। अली, 2 सेशन कंडक्ट करवाए आपने आज पिछले 2 दिनों थैंक में। यू। तो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। बिल्कुल, हम अभी क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास पहले से मौजूद थे, हम उन्हीं पे ही बात करते हैं। आपके हवाले से, रिसर्च एथिक्स के हवाले से और एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के हवाले से। साइनॉप्सिस का अली आपने बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो है साइनॉप्सिस राइटिंग कैसे करते हैं और कैसे की जाती है। इसका इसका व्हाट यूज इज इट फॉर बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च, मतलब पूछना ये चाह रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है इफ़ बेसिक यू हैव अ साइनॉप्सिस? मैंने अभी बताया था कि अगर आपने एक रिसर्च को एक्सेप्ट करवाना है किसी भी इंस्टीट्यूशनल रिव्यूअर बोर्ड से, ताकि आपकी रिसर्च के लिए आसानी हो जाए, डेटा की अगर आपने फंडिंग भी करानी है और कहीं से भी डेटा फिर इजीली आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का वो साइन हो और आपको पता हो, आपके पास मौजूद हो कि ये एक रिसर्च काम की रिसर्च है, तो आप किसी के पास भी लेके जाएंगे तो ही और शी विल नॉट हेजिटेट टू प्रोवाइड यू द डाटा। तो बाकी सारा कुछ साइनॉप्सिस एक रिसर्च से पहले करते हैं, इसलिए आप रिजल्ट्स वगैरह इसमें नहीं दे सकते। फिर आप उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे रिसर्च के लिए, तो बहुत आसान हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखें और डेटा एनालिसिस करें और फिर राइटिंग करें, सारा कुछ करें। बिल्कुल ऐसे ही सिनॉप्सिस के हवाले से एक जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हर इंस्टीट्यूशनल रिसर्च का अलग से गाइडलाइंस होती हैं सिनॉप्सिस के हवाले से, ऐसे ही ना जी? और हाँ, जो उनके रिकमेंडेशंस के मुताबिक आपने सिनॉप्सिस लिखना होता है। मेनली सिनॉप्सिस में जो ऐसे अली ने बताया, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है और मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स आपने उसमें से निकालने हैं बाद में जब आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे। तो डू फोकस ऑन योर इंट्रोडक्शन, डू फोकस ऑन योर मेथोडोलॉजी, इसमें रेफरेंसेस होते हैं जैसे कि अली ने बताया। और साइनॉप्सिस का ये है कि यू हैव टू हैव अ
आजकल ऑब्वियसली सुपरवाइजर फॉर योर स्टडी बिफोर यू स्टार्ट साइनॉप्सिस राइटिंग, वो सुपरवाइजर आपका कोई प्रोफेसर भी हो सकता है और आपका कोई टीचर भी हो सकते हैं। तो it gets easier if you have a professor or someone senior who can look after that. Synopsis is a tentative plan. Synopsis अमूमन हम कहते हैं कि जी synopsis चेंज नहीं होता, तो synopsis is modifiable, synopsis चेंज भी होते हैं if मेथोडोलॉजी में आपने कोई चीज़ लिखी है जो कि बाद में किसी और तरह से की गई, तो ऑब्वियसली जो आपने किया है वो बाद में रिपोर्ट करना है। साइनॉप्सिस इज आल्सो फ्लेक्सिबल इन दैट रिगार्ड। साइनॉप्सिस के हवाले से और भी सवाल होंगे तो डू टेल अस, बट दिस इज फ्रॉम आवर साइड साइनॉप्सिस के हवाले से। और हमारे पास जो है अली सवाल ये आया है कि हम अपने रिसर्च स्टार्ट करनी है। आई थिंक इट्स फ्रॉम द स्टार्ट का सवाल है कि हु टू कांटेक्ट, हम सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हु टू कांटेक्ट और गाइडेंस के लिए कहाँ से लें, कोई किताबें हैं पढ़ने के लिए या कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट के रेफरेंस से? अपनी वेबिनार है इसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने कभी भी रिसर्च स्टार्ट करनी है तो जस्ट गो थ्रू पबमेड और गूगल स्कॉलर, आप अपना टॉपिक चूज करें और जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है मेक जो ग्रुप जो आपका साथ काम करना चाहता है, और उसके बाद जैसे कि हमदान ने अभी बताया आप अपना एक सुपरवाइजर चूज करें जो कि आपके कोई भी एचओडी हो सकते हैं, कोई असिस्टेंट, कोई एसोसिएट प्रोफेसर कहीं के भी। उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू करें। उनके जो है अगर आप मतलब अगर आप उनको सुपरवाइजर बना के काम करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम। तो आप हमेशा किसी एक सुपरवाइजर को रखें। इट कैन बी योर सीनियर टू, ठीक है, इट कैन बी एनीवन जिसको रिसर्च के बारे में इल्म हो, तो आप उसको सुपरवाइजर रखें। वो आपको इंशाल्लाह मजीद हेल्प करेगा। और फिर आपने वही जिस तरह की सीरीज में बताया कि किस तरह से रिसर्च करनी है, उन मेथड्स को, उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं तो यू विल गेट टू नो, एंड उसके बाद रिसर्च हो जाएगी आसानी से इंशाल्लाह। हाँ, और इसमें ये कि ऑब्वियसली एक वेबिनार से या एक सीरीज एक हेल्प करती है, बट until unless you start from yourself, go out there, get your data, उससे पहले आप नहीं सीख सकते। तो ऑब्वियसली दैट इज इम्पोर्टेंट कि यू बिगिन ऑन समथिंग नो मैटर हाउ स्मॉल दैट प्रोजेक्ट इज, एंड गो फ्रॉम देयर। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे द रिसोर्सेज आर एम्पल, सो मेनी रिसोर्सेज। हमने कुछ रिसोर्सेज हमने वेबिनार पे बताते भी गए हैं up until the last point. There are guidelines that are published. There are guidelines that internationally they are acceptable. Do go and look after them. Biostats में हो या manuscript writing में हो, तो just start from something, start from scratch. जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहे, मैं कहूँगा कि वेबिनार क्योंकि हम यूट्यूब पे भी बाद में डालेंगे, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे अपने काम में वैसे वैसे आप इन वेबिनार्स को देखते रहें, और दैट वुड बी अ गुड स्टेप। क्यों अली, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर ये वेबिनार को दोबारा यूट्यूब पे एक दफ़ा देखेंगे तो अभी अगर 80% समझ आई है तो वो 90 पे जाएगी। तो मतलब इसी तरह बार बार, और जब तक इंसान कोशिश नहीं करता तो वो कामयाब भी नहीं होता। जाहिर है, मतलब पहले इंसान चलना सीखता है तो गिरता ही है, तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो स्टार्ट करे और कोशिश करे। इधर इट्स अ फेलियर बट आप ट्राई तो करोगे, एंड इफ यू ट्राई तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। तो आपको ट्राई करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर पहली दफ़ा फेल हो, दूसरी दफ़ा फेल हो, तीसरी दफ़ा आप कामयाब होंगे इस चीज़ में। तो ये नहीं होता कि आप शुरू में ही कोई बॉम्ब किस्म की रिसर्च, कोई अच्छी रिसर्च कर बैठेंगे, लेकिन ट्राई करने से ही होता है। बिल्कुल, मुझे याद है अली, आपके साथ भी ऐसे ही था कि बैक इन थर्ड फोर्थ ईयर इट वाज हार्ड फॉर यू, बट यू गॉट एसोसिएटेड विद सीनियर्स इन आवर यूनिवर्सिटी। जुहैर भाई थे और अली हसन भी थे साथ, और फिर ऑब्वियसली मेरे साथ भी आहिस्ता आहिस्ता यू गॉट देयर। सो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट? अली, अगे पिछले रिसर्च से सवाल ये है कि एक तो पहले उन्होंने कहा है कि हाउ टू गेट योर रिसर्च पब्लिश्ड इन अ जर्नल व्हेन यू आर ऑन अ स्टूडेंट लेवल, or if your article is rejected, can you send it to some other article? Can you send it to some other journal? और उनका तीसरा हाँ, सवाल तो ये है कि क्या आप 2 से ज़्यादा जर्नल्स को एक ही वक्त में सबमिट करवा सकते हैं या नहीं? नहीं, पहला क्वेश्चन ये है कि आपने रिसर्च को सबमिट कैसे कराना है। देखिए, आप जो गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली, जैसे कि जितने भी पाकिस्तानी जर्नल्स हैं या जितने भी रिकग्नाइज्ड जर्नल्स हैं, यूके के हो गए, बाहर के हो गए, वो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस दी होती है। पहले तो आप उन गाइडलाइंस को स्टडी करें, अपना आर्टिकल उसके मुताबिक मैनेज करें। उन्होंने बेसिकली कोई आपसे 20 रेफरेंसेस की फरमाइश करेगा, कोई आपको कहेगा कि उन्हें 30 चाहिए।
ठीक है। तो बेसिकली आपने उनको फॉलो करना है, उन सारी जो डिमांड्स होंगी उनको फॉलो करते हो, उसके बाद उनकी वेबसाइट होगी, उस पे वो ऑथर्स के बारे में डिटेल्स मांगेंगे, आपके बारे में डिटेल मांगेंगे, किसने रिव्यू किया उसके बारे में डिटेल मांगेंगे, और उसके बाद वो खुद रिव्यू बोर्ड होता है वहाँ पे जाके, तो वो खुद इसको जो है देखते हैं, उसके बाद वो पब्लिश करते हैं। और ऐसा है कि अगर एक जगह से पब्लिश नहीं हो रही तो यू कैन ट्राई इट मतलब कहीं और भी, लेकिन आप अपनी रिसर्च में पहले एरर तलाश करें कि क्या कोई एरर है उसमें कि जिसकी वजह से वो एक जगह से रिजेक्ट हुई है, ताकि आप दूसरी जगह भेजें तो उसको मॉडिफाई करके भेजें ताकि वो अच्छी हो मजीद, कि वो रिजेक्शन का चांस ना हो। तीसरी बात ये थी, तीसरा सवाल ये था कि क्या दो जगह इकट्ठे नहीं भेजा जा सकता, और कहीं अगर पब्लिश हुई भी है उसके ऊपर आप कहीं और भेज दें, कि अगर आपकी पाकिस्तान के किसी जर्नल में पब्लिश होगी और आप यूके में भेज दें कि आप एक अच्छे जर्नल में भेज रहे हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि यूके वाले फॉरन उसको एक साइट होती है उनके पास अवेलेबल, या उनके पास एक पूरी टीम है जो कि इस पे रिसर्च करती है, एक सर्च करती है कि भाई ये पहले कहीं से तो पब्लिश नहीं है, तो अगर वो पब्लिश आर्टिकल होगा तो आपके लिए मसले क्रिएट कर सकता है। तो ये दोबारा वाला नहीं करना, तो एक ही दफ़ा पब्लिश हो और वन बाय वन एक ही जर्नल में ट्राई करते जाएं, जहां आपसे पॉसिबल हो आप वहां पब्लिश करा दें। लेकिन वही बात, इंडेक्स जर्नल्स होने चाहिए, अनइंडेक्स नहीं, बिकॉज अनइंडेक्स जर्नल्स आर प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, थैंक यू। हमजा आगे। अ, हाँ, अली एक और सवाल आया है कि अ, अ, अपनी जो एक पोस्ट ग्रेजुएट शायद स्टूडेंट स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि इट टेक्स इयर्स फॉर योर रिसर्च टू गेट इट्स टर्न इन पाकिस्तानी जर्नल्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड इन एचजीसी, so what to do about it? You can't wait for years for that. तो यू कैन ट्राई कि आप बाहर के जर्नल्स जो होते हैं उनमें भी ट्राई करते रहें आप साथ साथ। और अगर पाकिस्तानी जर्नल्स में ऐसा नहीं होता, अगर आपकी रिसर्च अच्छी हो और अगर आपका रिसर्च अकॉर्डिंग टू देम मतलब जो फुलफिल कर रही हो देयर डिमांड्स, और अगर आपकी रिसर्च इतनी पावरफुल हो कि दैट इट हैज़ अ न्यू टॉपिक, इट हैज़ समथिंग न्यू कि जो कि उनको हेल्प कर सकता है, तो दे विल फॉर श्योर पब्लिश इट। और अगर वो नहीं करते तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बाहर हैं, यूके है, यूएसए है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज यहाँ पे आप पब्लिश करा सकते हैं, तो यू गेट मार्क्स फॉर दैट टू। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप वहाँ पे ट्राई करें। बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त। और मेरे ख़्याल से हमने रबिया वाले सेशन में भी मेंशन किया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द पब्लिशिंग की बात जो हम कर रहे थे कि एचईसी ने अब पूरी दुनिया के तमाम आर्टिकल्स जो कि इंडेक्स्ड हैं पबमेड में या वेब ऑफ साइंस में, वो इंडेक्स कर चुके हैं। सो ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर कहीं बाहर छपाते हैं, क्यूरियस में छपाते हैं और किसी और इंटरनेशनल जर्नल में छपाते हैं एंड यू आर वरीड कि वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो दोज़ कंसर्न्स आर एड्रेस्ड नाउ क्योंकि एचईसी एक्सेप्ट करती है। और अगर आप मेडिकल हेल्थ बिल्कुल। से साइंसिस से रिलेटेड हैं, तो पीएमडीसी की साइट पे लिखा हुआ है कि जो पबमेड इंडेक्स आर्टिकल्स हैं और जो वेब ऑफ साइंस इंडेक्स आर्टिकल्स हैं, वो पाकिस्तान में इटसेल्फ रिकॉग्नाइज्ड हैं। सो पाकिस्तान में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कुछ जर्नल्स हैं जैसे जेसीपीएसपी है और पीजीएमए है, दे हैव अ वेट टाइम्स फॉर इयर्स, दैट इज ट्रू. So instead of sticking with one journal, there are multiple options now, and there are multiple avenues for you to get your research published. क्यों अली ऐसे ही है? जी। आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस द सेम वे, आपने भी क्यूरियस में दिया व्हेन यू वर फ्रस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तानी पब्लिशिंग प्रोसेस, राइट? तो तो ऐसे ही है मेरे ख्याल से एवरीवन स्टार्ट्स फॉर द फ्रॉम द पाकिस्तानी जर्नल्स एंड देन वी व्हेन वी सी के द थिंग्स आर टेकिंग टू मच and the quality might not be the same, so we go out for some other journals as well. अच्छा, कुछ थोड़ा दोबारा से स्टार्टिंग की बात आई है, बात करें कि व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट अ रिसर्च एज अ मेडिकल स्टूडेंट? Being a medical student you can start research any time, ठीक है, when you are even in first year, if अगर आपको शौक है तो आप तभी से शुरू कर सकते हैं। बट वही बात, अगर सुपरवाइजर रखेंगे तो इट विल बी मच ईजी फॉर यू। ठीक है, बेशक आप, बंदा हमेशा सीखता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, चाहे वो प्रोफेसर के लेवल पे आ जाए, तो रोजाना वो नई बात सीखता है, नई चीजें सीखता है, तो आपको इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। गेट योर सुपरवाइजर और आप उसके बाद जो है रिसर्च का काम शुरू करें, इवन इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर। और मेरे मुताबिक आइडियल टाइम तो वैसे, इफ यू आर इन मेडिकल एमबीबीएस, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम इन योर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, तो यू कैन ट्राई इन दैट टाइम, बट आप शुरू कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम दोबारा से हमारे पास एक सवाल आया है कि do the researches which have been published in non-PubMed recognized journals have any impact on our CV if we're going to UK, US? मतलब कहना चाह रहे हैं कि non-PubMed index journals हैं, क्या उनकी वैल्यू है? non-index journals की क्या कोई वैल्यू है जो non-PubMed?
वो तो आइडिया ही नहीं है ना कि भाई यहाँ पे वो अगर वो पबमेड पे डालेंगे, अगर वो चेक करेंगे कि इंडेक्स जर्नल है या नहीं, और अगर आपकी वो देखेंगे कि ये रिसर्च पब्लिश्ड ही ऐसे जर्नल में जो कि एक अनइंडेक्स जर्नल है, तो उसकी कोई वर्थ नहीं होगी फिर वहाँ पे। ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनइंडेक्स जर्नल्स यानी कि जो नॉन पबमेड, पबमेड इज आई थिंक हमारे पास अभी भी ये अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन पबमेड मेरे ख्याल से एक लास्ट कैटेगरी है। क्यों अली? ऐसी है जिससे नीचे हम नहीं समझते कि जर्नल को जाना चाहिए, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो बहुत कम पबमेड रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं। लेकिन आई बिल्कुल। वुड स्टिल से कि पबमेड में एटलीस्ट इंडेक्स हो, क्योंकि एस अली हैज मेंशन्ड इन द लास्ट वेबिनार के बड़ा आसानी से आपके रिसर्च निकाल के कोई लेके जा सकता है किसी दूसरी जगह पे, इफ इट्स नॉट इंडेक्स। ऐसे ही ना अली? बिल्कुल, यहाँ तो कहीं भी अगर आप चाहें तो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ अनइंडेक्स जर्नल होंगे तो वहाँ तो इज़िली छप जाएगी, लेकिन फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक सवाल है कि जी, आई वांट टू डू रिसर्च ऑन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल, बट हाउ डू आई स्टार्ट इट? अली, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड ग्लूकोज, कैसे प्रोसीड करना चाहिए इसको? तो सबसे पहले तो अगर आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है ना, अब आप उसको, अब इट डिपेंड्स कि आपने स्टडी कौन-सी करनी है, ठीक है? तो अगर ज़ाहिर है इसमें हम वापस जाके तो नहीं, अब आप ज़ाहिर ऑब्वियसली कि अपने जो पेशेंट्स होंगे, ठीक है, तो अब जो ग्लूकोज़ जिनका रेज़ होगा या इसी तरह का ऑब्वियसली उन्हीं को लेना पड़ेगा, तो आप उनको लें, आप उनको कंसेंट लें, जो प्रॉपर प्रोसीजर सिखाया है, फिर उनको बताएँ कि हम इस तरह से नोट करना चाह रहे हैं, फिर उनको एक्सरसाइज़ की काउंसलिंग करें। देयर शुड बी अ ग्रुप जिनकी एक्सरसाइज़ जो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, देयर शुड बी अ ग्रुप जो एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, फिर आपने उनका डाटा कलेक्ट करना है, फिर एनालिसिस करनी है, देन यू विल गो फॉर अ रिसर्च आर्टिकल। हुँ। तो वैसे मैं इस हवाले से कहूँगा कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ सच अ ब्रॉड टर्म, एंड ऑब्वियसली यू आर इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ सिलेक्टिंग योर टॉपिक। तो जैसे कि हमने वेबिनार को हम थोड़ा-सा मैं अगर कंडेंस करके बताऊँ, तो यू गेट योर टॉपिक, द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेबिनार। आप उसको हुँ, कंडेंस करें थ्रू लिटरेचर रिव्यू, उसको आप लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए थोड़ा ज़्यादा रिफाइन करें। व्हाट आर यू सीइंग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन व्हिच ब्लड ग्लूकोज लेवल? In diabetics, in non-diabetics, in maternal, in pregnant females, or in non-pregnant females, in बच्चों में, बूढ़ों में, थोड़ा define करें। Or what do you mean by exercise? Is it 30-minute exercise? Is it 25-minute exercise? Is it intermittent exercise? Is it twice a weekly exercise? The question has to be refined by the end of your literature review. What effect of exercise? Once you have taken care of both of these aspects, आप किन में स्टडी कर रहे हैं और क्या स्टडी कर रहे हैं, then you start with आपने स्टडी डिजाइन कैसे बनाना है उसमें। जैसे आपने वेबिनार में डिस्कस किया, वी हैव ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन, जिसमें आप करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे होंगे हम। हमारे पास दूसरा स्टडी डिजाइन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन है, जिसमें हम पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, हाई एक्सरसाइज, लो एक्सरसाइज में एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बिल्कुल, डिफरेंट स्टडी डिजाइन है, ऑब्जर्वेशनल है तो उसमें फिर हम केस कंट्रोल है कि आप पिछला डेटा ले रहे हैं, कोहॉर्ट है कि हमको फॉलो कर रहे हैं, और इंटरवेंशनल है जिसमें हम एक लो और हाई एक्सरसाइज ग्रुप को खुद ब खुद डिफाइन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली उसके बाद तो आपका फिर सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। बट आई वुड जस्ट स्टिक विद द फैक्ट कि आपने पहले जो आपकी स्टडी डिजाइन है उसको आप रिफाइन करें, उसको मजीद पॉलिश करें, एंड देन गो विद विच स्टडी डिजाइन यू वांट टू गो। अली, हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये है कि हमें काइंडली गिव अस रिसर्च टॉपिक्स। क्या कहते हैं, शुड वी गिव रिसर्च टॉपिक्स टू स्टूडेंट्स? नहीं, इट्स सो ईज़ी कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे यार आप सोच रहे हैं ना, तो अभी हमने इतना ज़्यादा आपको बार-बार बताया है कि लाइक यू शुड गो टू पबमेड एंड गूगल स्कॉलर, एंड आपने जाके वहाँ सिर्फ आपने ये कीवर्ड्स ही एंटर करने हैं जो आप सोच रहे हैं, एंड अगर आप सोचेंगे कि आपने इस बारे में रिसर्च करनी है, जैसे कि अभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे मैंने रिसर्च किया, तो इफ यू गो एंड राइट विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो आपके सामने थाउज़ेंड्स ऑफ आर्टिकल्स खुल के आ जाएँगे। तो आप वहाँ से आइडिया उठाएँ, आप वहाँ से आइडिया देखें कि क्या आइडिया आप ला सकते हैं, क्या आप रिसर्च में नई इनोवेशन ला सकते हैं। क्या ऐसा टॉपिक है कि जो आप वहाँ से बहुत सारे आर्टिकल हैं जिधर पब्लिश हुए हैं, तो आप वहाँ से देखें, उधर से आइडिया देखें। तो अगर इस तरह से हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए आपको डेटा गैदर करना और वो सब कुछ मुश्किल होगा। तो एक पर्सनल जो इंसान का होता है, जो जिसमें खुद वो शौक से कर रहा होता है, तो वो ज़्यादा आसान होता है उसके लिए करना। बिल्कुल सही कहा अली। अली, हमारे पास एक अच्छा सवाल ये आया है कि कहते हैं कि हाउ टू फाइंड टाइम फॉर राइटिंग पेपर्स व्हाइल डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस वेयर फॉलो अप ऑफ पेशेंट इज वेरी लो। मतलब टाइम कैसे निकालें प्राइवेट प्रैक्टिस में से? क्या कहते हैं हुँ। आप?
अब इसके लिए तो यही कि आपको टाइम तो ज़ाहिर है रिसर्च डिमांड्स टाइम, तो उसके लिए तो निकालना पड़ेगा लाइक ऑब्वियसली इफ यू आर ऑब्वियसली इसमें अगर इफ आई वे इन ऑन दिस क्वेश्चन इसमें जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस के लिए अगर गाइडलाइंस अगर हम देखें ना रिसर्च की, तो वो ये है होती है कि यू डोंट डू इट अलोन। आपके पास कोलैबोरेटिव टीम होनी चाहिए। रिसर्च इज अ कोलैबोरेटिव टीम। जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी रिसर्च करना चाहते हैं और हमारे कंसल्टेंट्स और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी रिसर्च करना चाहते हैं। इशू ये आता है कि उन दोनों के दरमियान कोई लेयर्स ऑन नहीं बन रहा होता। मेडिकल स्टूडेंट्स अपने सीनियर्स को अप्रोच करने में आर समझते हैं और कंसल्टेंट्स अपने जूनियर से काम लेते हुए आर समझते हैं। और उसकी वजह मिसट्रस्ट भी है, उसकी वजह रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी है, उसकी वजह ये है कि मैं किसी से कैसे काम कर रहा हूँ। तो इफ यू आर डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस, इफ यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस जिसमें बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, उसमें रिसर्च कैन बी हेक्टिक। So why don't you impart that into your juniors, into your PGs, और ये होता है हमारे मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर्स अपने काम रेलीगेट करते हैं। और उस जो जितना काम करता है उसको सब से ऑथरशिप मिलती है। तो इफ यू आर इन अ प्राइवेट प्रैक्टिस, माय एडवाइस वुड बी टू मेक अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। आप 8-9 लोगों को साथ लेके चलें। ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ डाटा बिकॉज़ आप प्राइवेट प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं। मुझे अली अली आपका बिल्कुल मुझे याद है हाउ योर डैड इज सो बिजी in his practice and everything, but he always involves other students and PGs and other doctors for a collaborative effort. तो मेरे ख्याल से that is the way to go। ऐसे ही है नाली। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अच्छा हम आगे बात करें आगे। मैं देख रहा हूँ अभी काफी सारे सवाल हमारे पीछे एड्रेस हो गए हैं कि हाउ शुड वी चूज एन इफेक्टिव टॉपिक दैट डजंट टर्न आउट टू बी वेस्टफुल। फ्यूचर ऑफ मेडिकल, ये बड़ा सवाल हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मेडिकल रिसर्च इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर। अली क्या कहते हैं, आप वेन करना चाहेंगे इस पे? मेरे मुताबिक तो आई मीन कि आजकल रिसर्च की इतनी इम्पोर्टेंस हो चुकी है, दुनिया में माना जा रहा है रिसर्च हैज़ वेरी 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 प्राइम इम्पोर्टेंस। तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आहिस्ता-आहिस्ता स्कोप पाकिस्तान में आ रहा है। एज़ यू सी कि एफसीपीएस में भी यू मस्ट हैव टू डू 2 रिसर्चेज़ इफ यू वांट टू गेट मार्क्स, ठीक है? तो ऑब्वियसली आगे भी आप जब करते रहते हैं, जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट जो है चलता रहता है, तो फिर आपका जो है ना पीजी 1 होते हैं, पीजी 2, पीजी 3, उसमें भी आपसे रिसर्चेज़ वो करवाते रहते हैं उस लेवल पे भी। तो इज़न्ट इट बेटर कि आप अभी से स्टार्ट करें और आपकी इतनी पब्लिकेशंस, इतनी रिसर्चेज़ हों कि आपको वहाँ पे जाके बेनिफिट मिल जाए। तो कल का काम आज कर लें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है और ज़ाहिर है कि उस वक़्त आपकी नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होगी, उस वक़्त आप ज़्यादा जो है कर पाएँगे। लेकिन आज भी अगर आप शुरू कर दें, तो एक आदत डल जाती है जिसकी वज़ह से वो काम आपको आसान लगेगा। तो आज ही से शुरू करें, कल के बारे में ना सोचें कि कल करेंगे, परसों करेंगे, फाइनल ईयर में करेंगे, आज ही स्टार्ट करें रिसर्च पे बिकॉज़ आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा स्कोप आ जाएगा। अभी पाकिस्तान में थोड़ा काम है लेकिन अभी डेवलप कर रहा है और अभी अच्छा खासा डेवलप कर चुका है, अब ये और आएगा अभी। बिल्कुल। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूँ तो मैं ये कहूँगा कि तो अली ने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि सीआईपी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में देयर आर वैल्यू फॉर टू रिसर्चर्स। इसके अलावा when you're doing your PPSC exams, when you're doing part 2, when you're graduating, when आप professors, assistant professors, and even anywhere you want to go in good setups, आपकी research देखी जाती है, number of publications and number of citations, they see that। इंटरनेशनली तो उसकी बात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज है। आपको रिसर्च का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अभी हमारे जो वाइस चांसलर बनते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के हेड होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन हाउ मच रिसर्च आउटपुट डू दे हैव एंड हाउ मेनी गुड पब्लिकेशंस डू दे हैव। और एचईसी की तरफ से तो अब उन्होंने पूरा जो है एक उन्होंने प्लेटफॉर्म निकाला जिसमें WXY कैटेगरी के जर्नल्स उसमें लिस्ट हैं पूरी दुनिया से। तो दैट शुड टेल यू कि हमारी गवर्नमेंट और हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, it's gearing up towards the research. Unfortunately, what we are producing is not quality product most of the time। लेकिन हम वो भी आहिस्ता से इम्प्रूव हो रहा है। और मेरा नेक्स्ट सवाल इसी के हवाले से अली, क्योंकि आपने रिसर्च एथिक्स का पूरा लेसन और उसमें दिए। सो पीपल आर आस्किंग व्हाई डू पाकिस्तानी रिसर्चर्स डोंट हैव इफेक्ट ऑन ग्लोबल रिसर्च, या उनका इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा हमारी रिसर्चर्स का पाकिस्तान से? क्योंकि रिसर्च जब आप करते हैं ना, तो रिसर्च की क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ बेसिकली
बहुत सिंपल से टॉपिक चूज़ कर लिए जाते हैं। अब अगर आप ये देखें कि मैंने देखा था जैसे कि हमारे यहाँ रिसर्च का एक टॉपिक है, मतलब आई डोंट वांट टू टारगेट एनीवन, बल्कि आई विल नॉट कोट एनी एग्जांपल, बट अगर आप बहुत सिंपल टॉपिक पे चले जाएँ जैसे कि अभी बताया था, अब आप हर वक़्त हर चीज़ में आप सिर्फ ये करें कि आप स्ट्रेस इन मेडिकल स्टूडेंट्स, स्ट्रेस इज़ इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो क्या ये रिसर्च फ़ायदा देगी? ये रिसर्च फ़ायदा नहीं दे रही। ये रिसर्च आपकी हो तो जाएगी, आपकी काउंट भी हो जाएगी, आपने कर ली है। बट क्या ये आगे जाके फर्दरली, मतलब इस पे हज़ारों रिसर्च हुई भी होंगी और इसमें आपने कोई उसका एम और ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, आपने कैलकुलेट किया है और आप बस ये बता रहे हैं कि यार इस तरह से रिलैक्स कर लें, तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड क्वालिटी। जब आपकी रिसर्च में क्वालिटी होगी तो आपको ग्लोबली जाना जाएगा और आपको आपकी रिसर्चेज़ की वज़ह से ही जाना जाएगा। तो अगर आपकी रिसर्च की क्वालिटी थोड़ी-सी कम होगी या इस तरह की होगी जिसमें आपने बहुत प्लेन और सिंपल टॉपिक्स चूज़ किए हुए हैं, जिसका कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा, और फिर अगर आप ऑनेस्ट होंगे, तो आप अपने काम में ऑनेस्ट होंगे, आप ये नहीं करें कि आप डंडी नहीं मार रहे। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि आई हैड सीन कि हम गूगल के परफॉर्मर्स बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम किसी की एक्टिविटी में ये करने के लिए, ठीक है, उसको परफॉर्मा फॉरवर्ड करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इवन अवर मेडिकल स्टूडेंट्स, कि दे, अगर आप उनसे कंसेंट भी नहीं लेते, आप भी उनसे रूडली कह देंगे कि आप ये फॉर्म फिल कर दें, तो दे विल जस्ट टेक 0 0 1 2 3, वो अपनी मर्जी से कर देंगे, वो आपका फॉर्म पढ़ेंगे भी नहीं। बट अगर आपने उनसे आराम से इजाजत ली है और आपने सब कुछ उनसे कंसेंट लेके किया है, उनको प्रॉपर्ली गाइड किया है कि ये क्या होने जा रहा है, तो जब आपकी रिसर्च में क्वालिटी आएगी ना, तो एकदम चेंज आएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। क्वालिटी एंड ऑनेस्टी आर टू प्रिंसिपल्स फॉर एनी रिसर्चर। ऐसे ना अली, बिल्कुल। विदाउट देम यू कैन नॉट हैव इम्पैक्ट, विदाउट दैट यू कैन नॉट हैव अ थॉरो डिस्कशन अबाउट अ टॉपिक। बिल्कुल। अली एक और बस मैं कहता हूँ लास्ट सवाल ही है ये भी, बिकॉज लॉट ऑफ द थीम्स आर बीइंग हैव बीन रिपीटेड। हमें काफ़ी सारे हाँ। सवाल इस तरह के थे कि ऑब्वियसली हमने वेबिनार में कवर भी कर दिए काफ़ी सारे। हुँ। जो हमें सवाल आया है कि how to make your research attractive and where so that it could be published internationally in good places. ये हुँ। एक ऐसा सवाल है मेरे ख्याल से जो कि पूरे वेबिनार को एक तरह से हमने उसमें डिस्कशन की है इसकी बात की पूरे कि वेबिनार में ये कैसे करना है, किस, अभी सारा कुछ यही बताया गया। बिल्कुल, आप बताएँ इसका हमज़ा आंसर। हुँ। हाँ, तो मेरे ख्याल से जिस तरह हमने अपने पिछले 8 एपिसोड्स में डिस्कस किया है हुँ। कि आपने रिसर्च को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। तो रिसर्च को अट्रैक्टिव बनाना है आपने पहले एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन पोज़ करके और एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करके और उस हुँ। टॉपिक पे आपने बैठ नहीं जाना, उस टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए आपने उसको मज़ीद कंडेंस करना है, उसे मज़ीद स्पेसिफिक बनाना है। अ, वो टॉपिक रेलेवेंट होना चाहिए जैसे हमने बताया स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए एंड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग द बेसिस आपने जो रखनी है वो अच्छी रखनी है। अली ने बताया यू कांट गो अराउंड थिंग्स दैट हैव ऑलवेज बीन अराउंड एंड यू कांट do research on things that have been validated multiple times and been done multiple times. So you begin with something unique, you begin with something जो कि आप समझते हैं कि जी पहले नहीं हो सका। Start with that. Then you start with the कि आपका रिसर्च डिज़ाइन अच्छा हो, जो कि आप कर सकें और टाइमली कर सकें। एंड देन यू गो ऑन विद द मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग। ऑब्वियसली लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ा मुश्किल लगती है, फर्स्ट टाइम इंग्लिश लिखना एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली। बट यू डू अचीव दैट, आप अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट लिखें और अच्छा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाएँ। तो इफ आई वुड हैव टू समराइज, एक अच्छी रिसर्च पब्लिकेशन है जो मैं चीज़ें देखता हूँ, एक अच्छा जो आर्टिकल होता है जो मैं देखना चाहता हूँ, उसमें 4 चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ। एक तो मैं उसका रिसर्च क्वेश्चन देखता हूँ कि उसका रिसर्च क्वेश्चन कितना एक इम्पैक्टफुल है, कितना उसकी वैल्यू है। सेकंड में उसके रिसर्च डिज़ाइन देखता हूँ, उसने डिज़ाइन कैसे किया अपनी मेथोडोलॉजी, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो रिप्रोड्यूसिबल हैं, क्या वो रिजल्ट्स जो हैं उसके एक्यूरेट हैं। और जो तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि उसने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा कैसे है। इफ यू हैव टू मेनी ग्रामेटिकल एरर्स, इफ यू हैव टू कंफ्यूज्ड योर रीडर्स, वो अच्छा आर्टिकल नहीं होता। और जो लास्ट में चीज़ होती है जो इसको ब्यूटीफाई करती है वो आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है कि व्हाट काइंड ऑफ टूल्स हैव यू अप्लाइड, व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशंस हैव यू डन एंड व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशंस हैव यू मेड। तो ये 4 चीज़ें अपने ज़हन में रखनी किसी भी अच्छी स्टडी अच्छी जगह पब्लिश करवाने के लिए। तो यू हैव टू पोज अ गुड क्वेश्चन, यू हैव टू select an appropriate study design, you have to write it very very efficiently, conveying everything that you have in your brain, and finally apply a statistical analysis that is good, that is appropriate to your research. So I think that is how the things should be, and with that हम obviously हम सारे आपके क्वेश्चंस के लिए आगे भी जो आएंगे वो हम होंगे उसके लिए। लेकिन दिस दिस इज द एंड फॉर आवर 8
पार्ट रिसर्च सीरीज। आई होप थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा इससे, एटलीस्ट दोबारा रिव्यू करके भी। अली हसन मलिक से मैं गुजारिश करूंगा, अली आप भी एक दफ़ा आएँ तो वी कैन डिस्कस दिस जी अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी अली, आई कैन हियर यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो सिंक रिसर्च वेबिनार सीरीज़ है वो आज हमारी कंप्लीट हुई है, और इसके लिए मैं सबसे पहले पूरी जो सिंक रिसर्च डिपार्टमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट हमजा नादिर, और बाकी जितने हमारे मेंबर्स हैं जो प्रेजेंटर्स थे जिन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशंस दी, इंक्लूडिंग जायना, मिशाल, महविश, रबिया, जवाद, अली, इन सब लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की, इस रिसर्च सीरीज के लिए। और हर जो सेशन था उसमें आप लोगों ने इतने अच्छे वे में एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके रिसर्च सिखाई है, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा हुआ है। और आई थिंक ये बहुत एक्सीलेंट एक सीरीज हमारी गुजरी है। और अभी मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जो सिंक के हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो था रिसर्च प्रोजेक्ट, ये आप लोगों के लिए हमने कंडक्ट किया था, और इसका पर्पज ही यही है क्योंकि सिंक में हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है ये हमारा एक मेन डिपार्टमेंट है, और हम जो वर्किंग करते हैं हमारी वर्किंग डोमेन में भी रिसर्च एक मेन हमारी डोमेन है। हम ये चाहते हैं कि इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करें। आप ये रिसर्च सीरीज अटेंड की है, ठीक है, आप इस अब रिसर्च को प्रैक्टिस करें। और जो लोग अभी ये सेशन सारे अटेंड नहीं कर सके, तो हम लोग इंशाल्लाह ये सारे सेशंस हम लोग अपने जो यूट्यूब चैनल है वहां पे अपलोड करवाएंगे, ताकि आप हमेशा के लिए जब चाहें एक्सेस कर सकें आप इन सेशंस को। और इसके साथ साथ आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी सेशंस हैं आप अपने तमाम क्लास ग्रुप्स में वहां पे भी शेयर करवाएं, सो दैट मेडिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च आए। ठीक है, हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च के हवाले से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं, जिनको बारे में नॉलेज है और जो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। ठीक है, तो हम हमारा जो सिंक में एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाने का एक मेन विजन भी यही था कि हम लोग जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल सेटअप है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच्ड हैं वो सब लोग रिसर्च सीखें, उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। हम लोग चाहते हैं कि हम हमारे जो प्रोजेक्ट्स भी हों वो भी हम रिसर्च ओरिएंटेड करें। ठीक है, और सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी सेशंस हुए हैं आप सब लोग इस पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो चीजें टॉपिक्स के हवाले से प्रॉपर आप सारी, या जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे फिर आपको मजीद चीजें क्लियर होंगी। और जहां कहीं स्टिल अगर आप समझते हैं कि कोई इशू आ रहा है, कहीं पे भी आपको हेल्प की जरूरत है, तो हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये मौजूद है इधर। ये सब लोग माशाल्लाह बहुत पैशनेट हैं, रिसर्च एक्सपर्ट्स भी हैं, और दूसरा इनको दूसरों को हेल्प करना आता है। ठीक है, और ये लोग सब लोग माशाल्लाह, मैं इसके लिए दोबारा वंस अगेन पूरी टीम को बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि देखें, आपके गाइड करने से, आप रिसर्च के हवाले से जब आप किसी को गाइड कर रहे हैं, अगर आपकी गाइडेंस से कोई एक बच्चा भी सीख जाता है और वो रिसर्च करता है, और उसके थ्रू हम हमारा जो सिस्टम, हेल्थ सिस्टम है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आती है, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो पूरी टीम के बिहाफ पे, ठीक है, मैं तमाम रिसर्च मेंबर्स का, टीम का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, और आप सबके एफर्ट्स को बहुत ज्यादा हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हम मजीद इन फ्यूचर ईयर्स रिसर्च सिखाएंगे भी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी कंडक्ट करेंगे, और अपने जो हमारी एक्टिविटीज बाकी भी होती है उनको भी रिसर्च के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बहुत शुक्रिया हमजा। Thank you, Ali. Thank you so much. It's been a complete honor and a pleasure from my side to lead such an enthusiastic team from my side. Ali, Zaina, Mishal, Mevish, Jawad and Rabia. मैं थोड़ा सा उनको टाइम दूंगा कि थोड़ा अगर वो भी अपने insight दें, what they have learned, how would we proceed as a department after this. तो मैं अपने साथ थोड़ा team members को भी दूंगा टाइम कि if they want to convey something to our viewers, या if they want to convey something about how they felt, वो भी उनको भी मौका मिल सके। So Jawad, Rabia, first I think if Jawad is here, Jawad, you can start with this. How have you felt about this entire process, this entire theme? What do you think? अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली जब मैंने जब जो रिसर्च के जो मैंने अच्छे तरीके से सीखी है वो ख़ास तौर पे डेटा एनालिसिस और मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, ये मैंने 4th ईयर में सीखी है। और 4th ईयर से पहले मुझे रिसर्च के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता था। और एक चीज़ जिसने मुझे बहुत हेल्प की है रिसर्च सीखने में, वो ये चीज़ है कि आपने मदद किसी से मांगने से घबराना नहीं है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि यार कि मैं, ये मेरा क्लास फेलो है, इसको आती है रिसर्च, तो
मैं इसके पास जाऊं और इससे कहूं कि भाई कि इसके पास मैं क्यों जाऊं। आपने इस तरह नहीं सोचना, या आपने किसी सीनियर से मदद लेते हुए कतराना नहीं है। आपने हमेशा क्यूरियस रहना है about research, and it will always help you a lot, and it will help you go towards a long way. और आपने हमेशा उन लोगों का लाजमी शुक्रिया करना है जो आपको हेल्प करें रिसर्च जर्नी में, क्योंकि उन लोगों का वाकई बहुत एहसान होता है आपके ऊपर रिसर्च सीखने में। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि बस आप हमेशा क्यूरियस रहें, हमेशा मोटिवेटेड रहें, और हमेशा अपने लिए डेडलाइन ज़रूर जो है ना वो क्रिएट करें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आता है डेडलाइंस में, ख़ास तौर पे मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में, कि हमने डाटा कलेक्ट कर लिया होता है और हमने कोई डेडलाइन प्रॉपर सेलेक्ट नहीं की होती कि भाई कि मैंने इतनी देर तक के मैंने पेपर लिखना है। अगर आप एक डेडलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, एक इनिशियल ड्राफ्ट अपना बना लेंगे, तो फिर आपके लिए रिसर्च अपना पेपर लिखने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एंड वंस इट्स कंप्लीटेड, तो आप उसे पब्लिश भी बहुत आसानी से करवा सकोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डेडलाइन सेलेक्ट करें, हमेशा मोटिवेटेड रहें, और एक और बात जो मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा वो ये कि आपने कभी भी रिजेक्शन से घबराना नहीं है, क्योंकि रिजेक्शंस जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन आपने हमेशा मोटिवेटेड रहना है, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को और बेहतर करते रहना है। जिस वजह से रिजेक्शन आई है उसको आपने रिमूव करना है, एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। थैंक यू सो मच जवाद, आपने बहुत अच्छा बताया सबको। और अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट जो मेंबर है महविश, आर यू विद अस? काइंडली आप माइक अनम्यूट करें और बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सारे जर्नी में। महविश, कैन यू हियर अस? अस्सलाम वालेकुम अली। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि रिसर्च सीरीज़ हमारा एक लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने दूसरों को तो इससे सिखाया ही, लेकिन हमने ख़ुद भी इससे काफ़ी कुछ सीखा है थ्रू दिस रिसर्च वेबिनार सीरीज़। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे आप टॉपिक सिलेक्शन की तरफ जाएं और लिटरेचर रिव्यू, डाटा कलेक्शन, जैसे जैसे आप करते जाएं स्टेप बाय स्टेप, हमारी सीरीज़ आप दोबारा देखें, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टार्ट करके कोशिश की थी कि उन बच्चों तक को भी इस चीज़ की समझ आए जिन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं रिसर्च की। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं या आप उसको स्टार्ट करते हैं उसके साथ, तो आप साथ साथ इस चीज़ को देखते जाएं, जो स्टेप बाय स्टेप के, अगर आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी है तो आप उसका सेशन अटेंड करें, और अगर आपने पब्लिकेशन के लिए देना है तो आप पब्लिकेशन वाला सेशन अटेंड करें, सो दैट आपको चीज़ें जो है दोबारा रिमाइंड होती रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Mavish. Thank you so much. Mishal, do you have some words for us? Assalamualaikum. I would just like to add कि just like मेविश ने कहा कि सिंक रिसर्च सीरीज से हमने दूसरों को तो सिखाया लेकिन खुद भी बहुत कुछ सीखा, तो द सेम गोज फॉर मी। दूसरे को सिखाने से आपके अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो दिस वाज अ वेरी बेनिफिशियल सेशन फॉर अस एज वेल। दूसरा, माय एडवाइस वुड बी टू एवरीवन कि दे शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। मुझे बहुत मसला आया था कि आई वांटेड टू डू समथिंग बिग एंड समथिंग इम्पैक्टफुल, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड वेरी लेट, आई स्टार्टेड इन 4th ईयर। लेकिन अगर मैं एक केस रिपोर्ट से या किसी इजी टॉपिक से स्टार्ट करती फ्रॉम 1st ईयर 2nd ईयर, तो माय जर्नी वुड हैव बीन मच बेटर एंड मच इजियर एज कंपेयर टू हाउ इट वाज अभी। तो माय एडवाइस वुड बी कि स्टार्ट स्मॉल, एंड जिस तरह से जवाद ने कहा, डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। और आप ये सीरीज बार बार देखें, जिस स्टेप पर आप हैं उस स्टेप के साथ उसकी वीडियो देखें। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट बिकॉज इट हेल्प्ड अस अ लॉट। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, स्टूडेंट्स की के पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ाया है और हमने भी इसी तरह से सीखा था, तो hopefully this is gonna help you guys a lot. Thank you so much, and I'll hand the mic over back to Ali or Hamza. थैंक यू सो मच मिशाल। अच्छा, अब हम चलेंगे ज़ाइना की तरफ। ज़ाइना साजिद, आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ सिखाया है इस रिसर्च सीरीज से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी सब टीम मेंबर्स को फॉर सच अ सक्सेसफुल वेबिनार सीरीज। सेकेंडली, माय मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सीरीज देखी, जो सिंक के मेंबर्स हैं भी और नहीं भी, आप लोगों ने रिसर्च शुरू करनी है तो मोटिवेशन के बारे में सब लोगों ने आपको बताया। आप यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना। इट्स नेवर टू लेट। शुरू में आपको बहुत सी डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत से हर्डल्स होंगे,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे आप इस प्रोसेस से गुजरोगे, कुछ गलतियां होंगी आपसे, ठीक है, कुछ रुकावटें आएंगी, बट देन यू विल लर्न थिंग्स और आपका जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी रिसर्च करने में है वो है टीम वर्क। हम स्टूडेंट्स जो हैं हम टीम वर्क को सबसे पीछे रख देते हैं और अकेली ही पूरी रिसर्च करने की जो है वो ठान लेते हैं। ऐसे चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी और जो काम आप थोड़े वक्त में कर सकते हैं वो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे घबराना नहीं है कि अगर आप किसी को बताएंगे तो आपका टॉपिक जो है वो चोरी हो जाएगा या कोई और उस पर काम कर लेगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर फेलोज। ठीक है, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, अपना काम जो है वो आपस में बांटें और इस तरह आप जो है वो थोड़े वक्त में ज्यादा काम कर लेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट मैसेज टू एवरीवन इज दैट ये सीरीज तो खत्म हो गई हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आप स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो हमारे फेलो स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, जिनको रिसर्च करने में कोई भी मुश्किल है, जिनके यहाँ रिसर्च सोसाइटीज नहीं है उनको गाइड करने के लिए। तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम में से किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक भेजें इन सीरीज के बारे में। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी ना किसी तरह आपको आंसर बैक करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई सीरीज आगे फ्यूचर में हो या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि कोई वर्कशॉप वगैरह हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह विल लुक इनटू दैट मैटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जायना। थैंक यू जायना। रबिया, आपका आई कम टू यू। how did you find this research series? अस्सलाम वालेकुम हमजा और सारी टीम को अस्सलाम वालेकुम और जितने भी सुन रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस रिसर्च सीरीज, मतलब इतना अच्छा गया, सब कुछ सक्सेसफुल रहा। और जब भी हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद हम इतना ज़्यादा, मेरी एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा नहीं मैंने रखी। मैंने कहा क्योंकि ये ऑनलाइन करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन अब मैं जब आई एम सो एक्साइटेड कि ऑल हैज बीन सो गुड, सब कुछ इतना अच्छा चला गया और हमने ऑलमोस्ट हर टॉपिक के सब बेसिक्स को टच किया है। और जो मैंने बच्चों से सुने इसके रिव्यूज और फीडबैक, तो मुझे बच्चों ने जो बताया उन्होंने कहा कि मतलब इतना बेसिक था और हर बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज ऊपर गए हैं, तो बहुत अच्छा उनको समझ आया और उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब साल के स्टार्ट में जब हमने नेशनल रिसर्च कैबिनेट बनाया, अली से मेरी बात हुई तो आई वाज सो हैप्पी कि पहले तो आरएमयू में तो रिसर्च चलते थे अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बच्चों को है इसके बारे में पता है, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान इसमें मेडिकल कॉलेजेस में जो मेरी फ्रेंड्स पढ़ती हैं बाकी कॉलेजेस में, तो उनको इसके बारे में बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस वक्त कि हम पूरे पाकिस्तान में इस रिसर्च कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि हमारा ये जो रिसर्च कैबिनेट, नेशनल रिसर्च कैबिनेट है सिंह की, इसका मकसद पूरा हो गया कि हमने हर चीज़ अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम टाइम स्पैन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अली हसन हमारे जो फाउंडर है उनको क्रेडिट जाता है और हमजा नादिर हु हैज बीन गाइडिंग अस, और हमारा सारा टीम वर्क अल्हम्दुलिल्लाह हर मेंबर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो यही मैं कहूँगी कि रिसर्च ज़रूर करें और इसको कोई बोझ ना समझे, मैं कहूँगी इसको फन की तरह समझे, इसको एंजॉय करें। हर स्टेप पे आपको सुनिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप मोटिवेटेड रहें और टीम वर्क, जैसे जायना ने बात की और जवाब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने कहा कि डेडलाइन अपने लिए रखें, क्योंकि रिसर्च तो चलती रहेगी लेकिन जिस तरह आपका एग्जाम आता है तो आप एग्जाम का पता है कि इस वक्त तक आपने पढ़ना है, तो रिसर्च में भी यही होना चाहिए कि आपने एक इस टाइम में आपने डाटा कलेक्ट करना है, फिर आपने पेपर लिखना है और इस तरह स्टेप वाइज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस सेशन, और सब टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। और हमारा जो सिंह का जो डिपार्टमेंट है, ये सब स्टूडेंट्स कभी भी हमें सुनिए कॉन्टेक्ट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू रिसर्च, और वी आर ऑलवेज हियर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rabia. Such nice words from all our members. As always, I'm so proud of each and every one of you. You have stood the test of times, and you guys have stepped up for the challenge. Mashallah, जिस तरह आप लोगों ने explain किया है, और जिस तरह I have seen each and every one of you prepare to the utmost limits of research, तो उसको हम जितना आसान कर सकें, जितना हम उसको palatable बना सकें, you guys have done that.
This has been a complete honor from my side, and thank you so much, Ali, for giving us the opportunity to do so. And this is the end from our side. Thank you, Ali. Thank you, Ali. Thank you, Jawad. Thank you, Mishal. Thank you, Mavish. Thank you, Rabia, and thank you, Zaina, for your innovative and creative work that you guys have put in here. Allah yamis iska ajar dein, or obviously we would be here for further queries as well. That is it from the research department from my side. Thank you so much. Allah Hafiz.